नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 25,600 रुपए की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपए प्राप्त होते हैं। कितने धनराशि को 9% वार्षिक पे निवेश किया गया था। हमें क्या निकालना है कि कितने धनराशि को 9% वार्षिक पे निवेश किया गया था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल धनराशि क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टोटल धनराशि दिया हुआ है 25,600 रुपया। हमें टोटल धनराशि क्या दिया 25,600 रुपया। और इस धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है और शेष धनराशि को 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है। 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 7% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी 7% मिलेगा और तीसरे साल भी हमें 7% मिलेगा। तो देखिए यहाँ 3 साल में 7% की दर से एसआई कितना मिल जाएगा। यहाँ एसआई मिल जाएगा 21% और यहाँ जो है 9% की दर से 3 साल में एसआई कितना मिल जाएगा, 27% मिल जाएगा। अब देखिए पहले राशि पे 21% का ब्याज मिल रहा है और दूसरे राशि पे 27% का ब्याज मिल रहा है। तो देखिए अगर हम ये मान ले कि दोनों राशि पे अगर 21% का ब्याज मिले तो हमें टोटल राशि का 21% ब्याज मिलेगा। यानी इस 27% को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ इसे लिख सकते हैं 21% प्लस का 6%। यानी अगर दोनों राशि पे अगर 21% का ब्याज मिलता तो टोटल राशि का हमें क्या मिलता, 21% ब्याज मिलता। यानी टोटल राशि का हम 21% निकालेंगे तो यहाँ से हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। यहाँ से 25,600 का हम 21% निकालेंगे। यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसमें 21 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 126 के 6 हाथ में 12, 105 और 12 क्या हो जाएगा 117 के 7 हाथ में 11, ये हमारा हो जाएगा 42 में 11 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। यानी ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो जाता, अगर दोनों राशि पे अगर 21% का ब्याज मिलता तो ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो जाता, 5,376 रुपया प्राप्त हो जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज के रूप में 5,832 रुपया प्राप्त हो रहा है। यानी अगर हम ये ले लेते कि दोनों राशि पे अगर 21% का ब्याज मिल रहा है तो कितना कम ब्याज मिलता। हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 432 और 24, ये हमारा हो जाएगा 456, ये हमारा क्या हो जाएगा 456। यानी अगर हम दूसरे राशि का अगर 6% ब्याज नहीं काउंट करें, जिसके कारण 456 रुपये हमें कम मिल रहा है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि दूसरे राशि का 6% क्या है, 456 रुपये के बराबर है। यानी हम दूसरे राशि का 1% यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरे राशि का 1% क्या हो जाएगा, हम इसे 6 से काटेंगे, ये हमारा कितने बार में जाएगा 6 से 42 हाथ में 3 36, यानी 6 बार में। यानी 1% क्या निकल के आ गया, 76 रुपया निकल के आ गया। 1% क्या निकल के आ गया, 76 रुपया निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 9% वार्षिक पर निवेश किया गया धनराशि पूछ रहा है। तो 9% पे निवेश किया गया धनराशि का 1% क्या निकल के आ गया, 76 रुपया निकल के आ गया। तो धनराशि क्या होगा, 100% होगा। यानी हम यहाँ से धनराशि निकाल सकते हैं, हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7,600 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 7,600 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जी से 43% मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया। मतदान में कितने मत डाले गए। हमें क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या निकालना है। अब देखिए कुल मतों की संख्या अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। कुल मतों की संख्या अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक उम्मीदवार को 43% मत मिल रहा है। एक उम्मीदवार को 43% मत मिल रहा है। एक उम्मीदवार को कितना मत मिल रहा है, 43% मत मिल रहा है। यानी शेष मत जो है दूसरे उम्मीदवार को मिल रहा होगा।
टोटल मत अपने आप में क्या होगा 100% और एक को 43% मिल रहा है, यानी दूसरे को कितना मिल जाएगा, दूसरे को कितना मिल जाएगा 57% मत मिल जाएगा। अब देखिए एक उम्मीदवार को 43% मत मिल रहा है और दूसरे को 57% मत मिल रहा है, तो 43% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत मतों से हार जाएगा, यानी हम यहां से अगर 57 में से 43 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14%, यानी 14% मतों से हार जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 420 मतों से हार रहा है, यानी इस 14% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 420 दिया हुआ है, तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, मतदान में कितने मत डाले गए, यानी कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, और कुल मतों की संख्या क्या है 100%, यानी हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर घंटा एवं 29 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, हमें क्या निकालना, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, यानी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चलने वाली रेलगाड़ी पार करिए, यानी व्यक्ति को पार करिए। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करिए। अब देखिए हमें समय दिया हुआ है कि व्यक्ति को पार करने में समय कितना लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में समय कितना लग रहा है 16 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखिए अगर हमें स्पीड पता चल जाए, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारा डिस्टेंस क्या होगा तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगा। अब देखिए हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो है क्वेश्चन में तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी का हमें स्पीड क्या दिया है 56 किलोमीटर पर घंटा। तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी का हमें स्पीड क्या दिया 56 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी जो है धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करिए, तो देखिए उस व्यक्ति का स्पीड क्या होगा, जो रेलगाड़ी का स्पीड होता है वही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति का स्पीड होता है, यानी व्यक्ति का स्पीड क्या हो जाएगा 29 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। व्यक्ति का स्पीड क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा 29 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जो है ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो जो ट्रेन का स्पीड होगा वही क्या होगा व्यक्ति का स्पीड होगा। अब देखिए जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है 29 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो हम यहां से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहां से रिलेटिव स्पीड अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी हम यहां से क्या करेंगे 56 किलोमीटर पर घंटा में से हम माइनस करेंगे 29 किलोमीटर पर घंटा। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 27 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है वो हमें सेकंड में दिया हुआ है, और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया, और हमें क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए, तो या तो इस किलोमीटर पर घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, या इस समय को हमें घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस स्पीड को ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इस 27 में हम गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब देखिए हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें जो है क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम अगर समय में गुना करेंगे रिलेटिव स्पीड से, यानी 27 गुने 5/18 से हम गुना करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 9 से काट ले तो ये 9 से 3 बार में जाएगा, ये 9 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से 8 बार में जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 में 3 से करेंगे 24, 24 में 5 से करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 120, यानी डिस्टेंस क्या निकल के आएगा 120 मीटर। यानी तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा 120 मीटर होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 120 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। हमें क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हम यहाँ से पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का हम यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान आयु का रेशियो निकाल सकते हैं पिता और पुत्र का, हम यहाँ से वर्तमान आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पुत्र की जो आयु है वो 1 यूनिट है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें जो है 5 वर्ष बाद का हमें क्या दिया कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी।
यानी अगर पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु अगर 2 यूनिट होगी तो पिता की आयु कितना होगी, 5 यूनिट होगी। अब देखिए वर्तमान का हमें रेशियो पता चल गया और 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो पता चल गया। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे, आयु के बीच का अंतर देखेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 5 वर्ष बाद होना चाहिए। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पिता की आयु 3 यूनिट है और पुत्र की आयु कितना है, 1 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष बाद हमने मान लिया कि पिता की आयु 5 यूनिट है और पुत्र की आयु कितना है, 2 यूनिट है, यानी यहाँ आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो आयु का अंतर निकल के आया वो हमारा बराबर निकल के नहीं आया, तो हम सबसे पहले आयु का अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करने के लिए हम नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा रेशियो हो जाएगा, जब हम इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 9:3 हो जाएगा। और ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 10:4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अंतर देखेंगे तो यहाँ हमारा अंतर क्या हो जाएगा, 6 यूनिट, और यहाँ अंतर क्या हो जाएगा हमारा 6 यूनिट, यानी अंतर हमारा बराबर निकल के आ गया। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पिता की आयु 9 यूनिट है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, यानी पिता की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए वर्तमान में अगर पुत्र की आयु 3 यूनिट है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, यानी पुत्र की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए यहाँ जो है हम वर्ष में कितने आगे जा रहे हैं, यानी वर्ष में हम कितने का वृद्धि कर रहे हैं, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी हम वर्ष में यहाँ 5 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं, वर्ष में हम यहाँ 5 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 5 वर्ष है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 वर्ष है। तो हमसे पूछ के आ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो देखिए पिता की वर्तमान आयु कितना है, 9 यूनिट, यानी हम यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 45 वर्ष, यानी वर्तमान में पिता का आयु कितना होगा, 45 वर्ष होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 1.2:3.9 प्रोपोर्शन 2:x तो x का मान ज्ञात करें। हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि ये दोनों क्या है, समानुपात में है। ये दोनों समानुपात में कब होंगे, जब इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा तभी जाके ये समानुपात में होंगे। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 1.2/3.9 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहां से हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 12 गुने x हो जाएगा, 12 गुने x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने ये हमारा हो जाएगा 39। यहां से हमारा x क्या हो जाएगा, यहां से हमारा x हो जाएगा 2 गुने 39 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से 6 बार में जाएगा, हम इसे अगर 3 से काट ले तो 13 बार में जाएगा, ये 3 से 2 बार में जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा x निकल के आ गया 13/2। हम इसे अगर पॉइंट में चेंज कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 6.5 निकल के आ गया, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6.5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राम अपने स्कूल तक की दूरी का 3/5 भाग 9/4 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है तथा शेष भाग 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से। यदि उसे कुल 6 घंटे लगे तो कुल दूरी कितनी है। हमें क्या निकालना है, कुल दूरी निकालना है। तो हम यहाँ कुल दूरी को कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम कुल दूरी को क्या माने जिसका हम 3/5 जो है आसानी से निकाल सके। तो हम यहाँ कुल दूरी को मान लेते हैं 5x किलोमीटर। हम यहाँ कुल दूरी को मान लेते हैं 5x किलोमीटर। कुल दूरी को हम क्या मान लेते हैं, 5x किलोमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल दूरी का 3/5 भाग 9/4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। यानी हम इसका अगर 3/5 भाग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x किलोमीटर हो जाएगा। यानी 3x किलोमीटर का जो दूरी है वो किस स्पीड से जा रहा है, 9/4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। और जो शेष दूरी है, यानी शेष दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी हमारा 5x है जिसमें से 3x दूरी तय कर लिया, यानी शेष दूरी कितना बच गया, 2x। 2x दूरी किस स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता है और हमें स्पीड पता है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। यहाँ भी हमें डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो हम यहाँ से भी समय निकाल सकते हैं। यहाँ से जो हमारा दोनों समय निकल के आएगा, इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो हमारा किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 6 घंटे के बराबर निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 3x बटा 9/4 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 2x बटा हमारा क्या हो जाएगा
3, ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 6 घंटे के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 3 से इस 9 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये हमारा 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4x बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2x बटा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6x बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, और हमसे कुल दूरी पूछ रहा है और हमने कुल दूरी क्या मान के रखा है 5x, यानी हम यहाँ से 5x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 5x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या निकल गया 3, यानी 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 गुने 3, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 15 किलोमीटर, यानी कुल दूरी क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि 15 मेजों का क्रय मूल्य यानी सीपी किसके बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 मेजों के एसपी के बराबर है। अब देखिए हम यहाँ से सीपी बटा एसपी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से सीपी बटा एसपी निकाल सकते हैं। सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा 20 बटा 15 हो जाएगा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से 4 बार में जाएगा और ये 5 से 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा सीपी बटा एसपी क्या निकल के आ जाएगा, सीपी बटा एसपी निकल के आ जाएगा 4 बटा 3, यानी उस मेज का सीपी अगर 4 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा 3 यूनिट, यानी 4 पे कितने का हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है। अब देखिए हम लाभ या हानि किस पे काउंट करते हैं, लाभ या हानि हम किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे काउंट करते हैं, यानी सीपी कितना है 4 यूनिट, यानी 4 पे 1 का हानि हो रहा है, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 4 से 100 कितने बार में जाएगा 25 बार में, यानी यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया 25% निकल के आ गया। हमारा हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात 4 के तृतीय अनुपात के बराबर है, के का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले 12, 18, 6 का हम चतुर्थ अनुपात निकालेंगे। तो देखिए चतुर्थ अनुपात निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू बी इंटू सी बटा हमारा क्या होता है ए होता है। अब देखिए यहाँ हमारा बी क्या है, बी है 18, सी क्या है 6 है और ए क्या है 12 है। 6 से 12 कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 से 18 कितने बार में जाएगा 9 बार में, यानी यहाँ से हमारा चतुर्थ अनुपात क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा चतुर्थ अनुपात निकल के आ गया 9। अब देखिए हम इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे, हम इसका यानी 4 और के का हम तृतीय अनुपात निकालेंगे। तो देखिए तृतीय अनुपात निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए होता है। अब देखिए यहाँ हमारा b क्या है, यहाँ हमारा b क्या है k है, यानी ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर और a क्या है 4। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ कि चतुर्थ अनुपात किसके बराबर है, तृतीय अनुपात के बराबर है। चतुर्थ अनुपात तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं k स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा k स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा k क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा k निकल के आ जाएगा 6, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया 6 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है त्योहार के मौसम के दौरान कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 10% छूट देता है, वस्तु पर 10% का छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई छूट ना देता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता, यानी वस्तु को अगर अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर वस्तु का सीपी और एमपी का हमें रेशियो पता चल जाए तो हम यहां से बता पाएंगे कि अगर उस वस्तु को अंकित मूल्य पे ही बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता। तो देखिए सीपी और एमपी का हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां से इस कंसेप्ट से एमपी और सीपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से हमें प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 20 हो जाएगा, और डिस्काउंट क्या दिया हुआ 10%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम यहाँ इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120, और हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। हम इसे अगर 30 से काटेंगे
तो ये 30 से जाएगा 4 बार में, और ये 30 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा MP बटा CP क्या निकल के आ गया, MP बटा CP निकल के आ गया 4/3। यानी उस वस्तु का CP अगर 3 यूनिट होगा तो MP कितना होगा, 4 यूनिट। यानी उसे अगर MP पे ही बेचा जाता तो उसका लागत कितना है, 3 यूनिट, या और उसे प्राप्त कितना होता, 4 यूनिट। यानी प्रॉफिट कितने का हो जाता है, 1 का, कितने पे, 3 पे, गुने 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 100/3%। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 100/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 33 सही, हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या निकल गया, 33 सही 1/3%। यानी उस वस्तु पे अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता, 33 सही 1/3% का हो जाता। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 7 × 4 भागे 21, ऑफ हमें क्या दिया, 4 दिया हुआ है। तो देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले हम ऑफ का काम करते हैं। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 4 भागे हम 21 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम यहां अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 प्लस 2 माइनस 2 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 4 से 4 कट जाएगा, यहां से हमारा 4 से 4 कट जाएगा। हम इस 2 से 8 को काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 4 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। हम इस -5 में अगर -1 से, यहां से हमारा 4 से 4 कट गया, यानी -5 में -1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर इसे काट ले तो ये 7 जो है, 7 से 84 कितने बार में जाएगा, 7 से जो 84 है ये कितने बार में चला जाएगा, 7 से 84 12 बार में चला जाएगा। 4 से 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1/3 प्लस हम इसे अगर ऐड कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -1/4। अब देखिए यहां से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां से हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 4 प्लस 12 × 84 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यानी 84 और 1 क्या हो जाएगा, हमारा 85 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 85/12 हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 12 × 84 यानी 7 सही 1/12 लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल गया, 7 सही 1/12 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।